नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे ठेस कहानी की समीक्षा। ठेस कहानी का सार हम पहले कर चुके हैं। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, तो आप वहां से, जो बच्चे अब तक ठेस कहानी का सार नहीं कर पाए हैं, वो उस लिंक के माध्यम से ठेस कहानी का सार कर सकते हैं। ये एक प्रसिद्ध कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु जी की, और इस कहानी के माध्यम से एक कलाकार के जीवन की दशा और दिशा के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो आइए तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा करते हैं। तत्वों के आधार पर अगर बात करें तो 6 तत्व होते हैं जिससे कि किसी भी कहानी की समीक्षा की जाती है। उसमें सबसे पहला तत्व है कथानक। जो ठेस कहानी है, इसका कथानक एक लघु कथानक है, क्योंकि किसी भी कहानी की विशेषता होती है कि उसका कथानक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि लघु कथानक होगा तो उसमें उसको पढ़ने में पाठक को और सुनने में श्रोता को रुचि उत्पन्न होगी। इसलिए इस कहानी का कथानक भी लघु है। इस कहानी में जो सिरचन है वो मुख्य पात्र के रूप में है, जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। सिरचन एक कलाकार है, निपुण है किस कार्य में? चिक और शीतल पाटियां बनाने में। गांव के ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोगों की लाइन किसी समय उसके घर के आगे लगी रहती थी उससे सामान बनवाने के लिए। लेकिन क्योंकि अब समय बदल गया है, आधुनिकीकरण के कारण और मशीनीकरण के कारण सिरचन के कार्य पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। लोग अब सिरचन से कम काम करवाते हैं, इसीलिए सिरचन को अब खेती में मजदूरी करने के लिए खेतों में जाना पड़ता है। लेकिन सिरचन के गांव के जो लोग हैं वो उससे काम नहीं करवाना चाहते, क्योंकि एक मजदूर के रूप में सिरचन कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं करता है। लेकिन जो कहानी का लेखक है वो उस अपनी बहन के लिए, मानू जिसका नाम है, मानू के लिए उसके ससुराल से जो मांग आती है वो क्या है कि वो सिरचन के द्वारा बनाई गई जो शीतल पाटियां और चिक है उसकी मांग ससुराल वाले करते हैं। तो मानू के साथ वो सामान भेजने के लिए सिरचन को लेखक के घर पे बुलाया जाता है। जो भाभी माँ है वो उसकी पूरा ध्यान रखती हैं और उसको वो जानती हैं, क्योंकि सिरचन चटोरा है, यानी खाने में उसे लजीज खाना अच्छा लगता है, अलग अलग प्रकार का उसका शौक है, तो वो उसके पूरा ध्यान रखती है। लेकिन चाची के ताना मारने पर, जो लेखक की चाची हैं, वो सिरचन को ताना मारती है और सिरचन काम छोड़कर बीच में ही चला जाता है। लेकिन मानू, क्योंकि वो जानता है कि मानू इस गांव की लड़की है, इस गांव की बेटी है, और ससुराल में अगर वो अपना सामान नहीं लेके गई तो उसके मान को ठेस पहुंचेगी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मानू की खुशी के लिए सिरचन अपने घर में ही शीतल पाटे, चिक और आसन बनाकर उसे रेलवे स्टेशन पर देने के लिए पहुंच जाता है। मानो जब अपने ससुराल जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो सिरचन उसे वो सारा सामान दे देता है भेंट के रूप में। तो इस तरह कहानी का अंत होता है। लेकिन इस कहानी में ये बताया गया है कि चाची के ताना मारने पर सिरचन को ऐसी ठेस लगती है कि वो अपना कार्य छोड़ देता है। अपना जो उसका काम है जिसमें वो इतना निपुण है, उस काम को भी वो त्याग देता है, क्योंकि वो जानता है कि अब उसकी वो कदर नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो कहानी के जो ये कथानक है, इसमें बताया गया है कि एक कलाकार के मन को जब ठेस लगती है तो कैसे उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है। तो ये एक छोटा सा लघु कथानक है जो कि काफ़ी रोचक है, और जिज्ञासा बढ़ती है जब हम इसको पढ़ते जाते हैं, तो इसमें जिज्ञासा बढ़ती है कि ना जाने आगे क्या होने वाला है, सिरचन क्या कदम उठाएगा, लेखक क्या कहेगा। तो ये एक जिज्ञासा से परिपूर्ण कथानक है। दूसरा जो हमारा तत्व है वो है पात्र और चरित्र चित्रण। देखिए, पात्र किसी भी घटनाक्रम को, किसी भी कहानी को आगे बढ़ाने में पूर्ण सक्षम होने चाहिए, और उन्हीं के माध्यम से कहानी को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। पात्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मुख्य पात्र और दूसरा होता है गौण पात्र। गौण पात्र, जो मुख्य पात्र है वो यहाँ पर सिरचन है। गौण पात्रों में अगर देखें तो मानू को भी हम मुख्य पात्र में ले लेते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा विस्तार इसका नहीं हुआ है। गौण पात्रों में अगर देखें तो यहाँ पर लेखक है, लेखक की माँ है, भाभी, चाची, ये सब किस में आते हैं? ये सब गौण पात्रों में आते हैं। लेकिन मुख्य पात्र कौन है? सिरचन है। सिरचन के चरित्र की विशेषताएं या इसके व्यक्तित्व की विशेषताएं भी मैं कल आपको करवा चुकी हूँ, तो आप वो उसमें से, जो पीछे वीडियो है उसमें से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए, पात्रों के माध्यम से कथानक को पूर्ण गति मिली है, क्योंकि पात्र जो है बहुत ज़्यादा नहीं है,
बहुत कम पात्र हैं और सभी पात्र अपने आप में परिपूर्ण हैं। इन्हीं पात्रों के माध्यम से अगर हम इनके व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करें तो मानू लेखक की बहन है और बहुत ज़्यादा खुलकर यहाँ पर इसके चरित्र का वर्णन नहीं हुआ है या इसके व्यक्तित्व का वर्णन नहीं हुआ है। बस इतना ही है कि इसे ससुराल जाना है और सिरचन के द्वारा बनाए गए सामान इसके ससुराल में काफ़ी पसंद किया जाता है, तो इसके ससुराल से मांग होती है कि सिरचन के द्वारा बनाए गए सामान को वो मानू इस बार लेकर आए। लेखक स्वयं है, मैं शैली में कथा इस कहानी की रचना उसने की है। जो भाभी माँ है वो अच्छे स्वभाव की हैं, जो चाची है वो थोड़ी तुनक मिजाजी स्त्री हैं, यानी वो क्योंकि उसी ने ताना मारा था, यानी थोड़ी वाचाल है, ज़्यादा बोलने वाली है या तुनक मिजाज की स्त्री हैं जो चाची हैं। उसके बाद अगर संवाद योजना की बात करें, देखिए संवाद किसी भी कहानी की रीढ़ की हड्डी होते हैं या उसको गति प्रदान करते हैं। अगर संवाद रोचक नहीं है तो कहानी नीरस हो जाती है और संवादों के माध्यम से ही पात्रों के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। तो संवादों की खासियत क्या होती है कि संवाद संक्षिप्त होने चाहिए, रोचक होने चाहिए और पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। तो यहाँ पर जो इस कहानी में संवाद है वो भी लघु संवादों का प्रयोग किया गया है। सभी संवाद रोचक संवाद है और पात्रों के अनुकूल है, जिससे कि कहानी को गति मिल पाई है। इसीलिए ये कहानी एक सफल कहानी कही जा सकती है। चौथा जो हमारा तत्व है वो है देश काल और वातावरण। देखिए देश काल और वातावरण में किसका वर्णन किया जाता है, यहाँ पर समय, स्थान और देश काल के अनुरूप, स्थान और देश काल यानी कौन से देश और कौन से समय का ये चित्रण है, कौन से काल का चित्रण है, इसी के अनुसार परिवेश लिया जाता है। परिवेश क्या है, जो आसपास का वातावरण है उसका चित्रण होता है। तो जो हमारी ठेस कहानी है, इस कहानी में ग्रामीण अंचल का संजीव चित्रण कहानीकार ने किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि खेतों का वर्णन है, फिर जो सिरचन है उसकी झोंपड़ी का वर्णन है, लेखक के घर का चित्रण किया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि ग्रामीण अंचल की कहानी है और ये देशकाल और वातावरण कहानी के कथानक के पूर्णतः अनुरूप है। उसके बाद है भाषा शैली। देखिए भाषा की अगर हम बात करें तो इस कहानी में सहज सरल ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया गया है और ये बिल्कुल भावों के अनुकूल है। जो पात्रों के भाव हैं उनके अनुकूल भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर तद्भव शब्द हैं और आंचलिक देशज शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है, क्योंकि पात्रों की आवश्यकता के अनुसार इन शब्दों का चयन लेखक ने किया है। अगर हम इसमें गुण देखें तो सर्वत्र कहानी में प्रसाद गुण है, अभिधा, व्यंजना आदि शब्द शक्तियों का सुंदर प्रयोग किया गया है। और शैली की अगर बात करें तो इसमें आत्म कथात्मक शैली का सुंदर प्रयोग है। इसके साथ साथ जब कहानी पढ़ते हैं तो आंखों के सामने चित्र उपस्थित होते हैं, अर्थात चित्रात्मक शैली भी है। और जो सिरचन है इसके मन का विश्लेषण किया गया है कि उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह मनोविश्लेषणात्मक शैली का भी सुंदर प्रयोग किया गया है लेखक के द्वारा। तो भाषा और शैली की दृष्टि से भी एक सुंदर कहानी बन पड़ी है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है उद्देश्य। उद्देश्य की अगर बात करें तो इस कहानी में जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि कैसे कटु वचनों से या कठोर वचनों से एक कलाकार के मन को ठेस लगती है और वो उसकी मनोदशा एकदम से बदल जाती है। यानी उसकी मनोदशा कैसे बदल जाती है, केवल किसी एक व्यक्ति के ताना देने से एक कलाकार का जो मन है वो विचलित हो जाता है। जो कलाकार है वो हमेशा भूखा प्यासा रहकर अपनी कला को पूर्णता प्रदान करता है। लेकिन इस कहानी में जब चाची ताना मारती है तो सिरचन अपने हुनर का त्याग कर देता है, अपनी कारीगरी का त्याग कर देता है, जबकि वो एक बहुत ही सुंदर चिक बनाने वाला कारीगर है या सुंदर कारीगरी करने वाला व्यक्ति है। लेकिन उद्देश्य मुख्यतः यही है इसमें कि कैसे किसी के वचनों का प्रभाव किसी के जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल देता है और एक कलाकार के जीवन में किस प्रकार अचानक से बदलाव या परिवर्तन आ जाता है, ये इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो ये हमारी कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा थी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आप इसे समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।